नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी फिजिक्स वन लाइनर की 7th क्लास रहेगी, पार्ट नंबर 7 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहां की गई है? तो ये की गई है मुंबई में। कहां पर की गई है? मुंबई में। आगे, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों? यूरी गागरिन। कहां से गया था ये? रूसी अंतरिक्ष यात्री था ये। कहां से? रूस का था। यूरी गागरिन कहां से था? रूस से। कब गया था? 1961 में। कब गया था दोस्तों ये? 1961 में। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं। तो इसमें क्या रहेगा? वेलेंटिना तेरेश्कोवा। ठीक है, ये भी रूस से थी। ये इसके 2 साल बाद यानी कि 1963 में गई थी। कब गई थी? 1963 में। उसके बाद GIF का पूर्ण रूप क्या है? GIF का पूर्ण रूप क्या होगा? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, चलिए आगे। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? लेजर के द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो ये रहेगा आपका स्टिमुलेटेड रेडिएशन, यानी कि उद्दीपित विकिरण। कैसा होगा? उद्दीपित विकिरण। ठीक है, भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में, भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? तो ये रहेगा 3.3%। कितना रहेगा दोस्तों? 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो ये रहेगा दाब के साथ। किसके साथ? दाब के साथ। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? गोलाकार। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है, जो फ्लेम होती है, उसका आकार कैसा होगा? गोलाकार हो जाएगा। आगे, दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक घट जाएगा। क्या होगा? गलनांक घटता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। तो प्रेशर बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट घटा। क्लियर? आगे, पृष्ठीय तनाव घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ जाएगा। एरिया कम तो दाब तो और भी ज्यादा पड़ेगा। पहले मान के चलो इतने में प्रेशर लगाना था तो कम था, अब यही इतना प्रेशर इतने में लगाना है तो यहां पर दाब बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आगे, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक पराध्वनि। क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक। उसके बाद, गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और प्रकाश कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है दोस्तों? ध्वनि से संबंधित होता है। उसके बाद, प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की एक समान होती है। दोनों क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी। ठीक है, तो इनकी बराबर होती है जितनी विद्युत चुंबकीय तरंगे रहेंगी। उसके बाद, किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग कैसा रहता है? अपरिवर्तित, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों का कौन अवशोषण करता है? ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित होती है ना पराबैंगनी किरणें, तो ओजोन परत करती है। ओजोन परत, ओजोन परत यानी कि O3। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है, जब वायु की गति बढ़ जाती है, वायु की गति जब बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब घट जाएगा। वायु की गति बढ़ेगी तो दाब घट जाएगा। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल का। किसका प्रयोग करेंगे? मतलब जो भी अगर आ जाए ना कि डॉक्टर है तो डॉक्टर किसका प्रयोग करेंगे? अवतल का। गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा होता है? अवतल होता है। गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा होगा? अवतल में। ठीक है, और पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर होता है गाड़ियों में, उसमें होता है उत्तल। ठीक है, साइड मिरर में कौन सा होता है दोस्तों? उत्तल होता है। चलिए आगे, प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? किस प्रकार के हैं ये? तो ये रहेंगे आपके विद्युत चुंबकीय विकिरण। कैसे रहेंगे? विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन सा? प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था दोस्तों? ये न्यूटन ने दिया था। उसके बाद आगे चलिए,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ठीक है। इसकी स्थापना कहां की गई है? बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? किस प्रकार का बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनेगा दोस्तों? ये आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा। उसके बाद आगे, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? प्रिज्म के द्वारा सबसे ज्यादा जो विचलन होता है कौन से रंग का होता है? बैंगनी का। किसका होगा? बैंगनी का। एक सरल दूरदर्शी टेलीस्कोप कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जाता है? तो 2। कितने से? 2, ठीक है। इनमें क्या होता है? 2 उत्तल होते हैं, 2 अवतल होते हैं, ठीक है। उसके बाद, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसे दिखेगा? लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसे दिखेगा? काला दिखेगा। कैसे दिखेगा दोस्तों? ये काला दिखेगा। क्लियर? जब ऐसे अलग कोई भी रंग दे, लाल हरा दे, यानी 2 अलग अलग रंग दे, तो काला दिखेगा हमेशा, ठीक है। अगर वो कहे कि लाल और यहां पर दे सफेद प्रकाश, ठीक है, यहां पर सफेद प्रकाश दे तो फिर लाल ही दिखाई देगा। परंतु जब 2 अलग अलग रंग आ जाए तो आपको हमेशा ब्लैक कलर दिखाई देगा, ठीक है। आगे, चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक नीडल किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो ये हमेशा नॉर्थ की ओर करती है, उत्तर दिशा की ओर। युद्ध विमान जो होते हैं, ठीक है, वो अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचक से बचाव हेतु, क्योंकि जो रडार होती है वो उनको कैच कर लेती है, उनसे बचने के लिए ये अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। उसके बाद आगे, शीशे के रजतन यानी कि सिल्वराइजिंग ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त है? सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा होगा? सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, इस बात में कहना क्या चाहता है कि जो आपके दर्पण होते हैं ना, घरों में यूज करते हो आप अपना फेस देखने के लिए, उसके पीछे एक परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो एक नॉर्मल शीशे को एक दर्पण बनाने के लिए, कांच के टुकड़े को क्या बनाने के लिए? दर्पण बनाने के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो पहले तो नॉर्मल कहेंगे हम चांदी की। अच्छा, होता कौन सा यौगिक है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। कौन सा होगा? सिल्वर नाइट्रेट होता है। चलिए आगे, यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश कैसे दिखाई देता? काले रंग का। कैसे दिखाई देता है? काले रंग का। अंतरिक्ष यात्री कैसे दिखाई देता है? काले रंग का। हीटर की तार किस धातु की बनी होती है? नाइक्रोम की। किसकी बनी होगी? ये नाइक्रोम की। किसकी बनी होती है दोस्तों? ये नाइक्रोम की बनी होती है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। उसके बाद आगे आएगा, भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहां स्थापित किया गया? भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहां पर है? नागल, पंजाब में। कहां पर है? नागल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो ये होगी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। किससे होगी? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, जो ब्राउन कलर की होती है वो, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, घड़ी में सफ्टी क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सफ्टी क्रिस्टल जो होता है वो दाब विद्युत प्रभाव के ऊपर काम करता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलों से प्राप्त होती है। स्वचालित जो घड़ियां होती है उनमें हाथ के विभिन्न संचलों से ऊर्जा प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है, पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकते हैं उनको? किसके? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। और डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित होता है? ध्वनि से। किससे संबंधित होगा दोस्तों? ये ध्वनि से संबंधित होता है। उसके बाद आगे चलिए, हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। और फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों इसका काइनेटिक एनर्जी का? 1/2 mv²। क्या होगा? 1/2 mv²। यह गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। आगे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना, ये पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन रिपीट है। इसमें क्या होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। जितने ज्यादा घर्षण होगा वहां पे आप उतनी अच्छे चल सकते हो। आगे आता है, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण, मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। MRI होता है जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MRI जो MRI होता है, ठीक है, टेस्ट होता है कि तो किस सिद्धांत पर होता है? तो ये होगा नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। किसके ऊपर होगा? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर। भारत में मीट्रिक प्रणाली मैट्रिक सिस्टम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1957 में। किस वर्ष प्रारंभ किया गया दोस्तों? ये 1957 में। उसके बाद ऊर्जा का स्थानांतरण क्यों होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, ताप अंतर के कारण होता है।
कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? कौन सा रंग सौर विकिरण को सोख लेता है सबसे ज्यादा? तो कौन सा होगा? काला रंग। ठीक है, और प्रवर्तित कौन सा करता है? सफेद रंग प्रवर्तित करेगा सफेद रंग, अवशोषित करेगा काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग होते हैं? तो इसमें कोई भी स्पार्क प्लग नहीं होता। डीजल इंजन में कोई भी स्पार्क प्लग नहीं होता। स्पार्क प्लग होते हैं दोस्तों किसके अंदर? पेट्रोल इंजन में। किसमें होंगे? पेट्रोल इंजन में होते हैं ये। ठीक है, आगे परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? तो उसको कहेंगे हम परम शून्य तापमान। और परम शून्य तापमान कितने टेम्परेचर पे होता है? तो इसको कहोगे आप 0 केल्विन। कितने? 0 केल्विन। या फिर अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उसके बाद आगे यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक अंश संतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? अपरिवर्तित। मतलब जो पानी होगा आधा लीटर जितने में था उतना ही रहेगा, तो इसमें चीनी का नहीं पता चलेगा, अपरिवर्तित रहेगा ये। ठीक है, टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो कार्बन माइक्रोफोन। क्या होगा दोस्तों? ये कार्बन माइक्रोफोन यूज होता है टेलीफोन में। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है तो साइबरनेटिक्स। किसमें कहेंगे? साइबरनेटिक्स में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? गामा। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा की होती है। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है दोस्तों? गामा की होती है। उसके बाद आगे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? फर्मी ने। किसने दी थी? फर्मी ने दी थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कोई दिक्कत? उसके बाद आगे चलिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? संवेग और वेग के अनुपात में किसको करेंगे? द्रव्यमान को। किसको करेंगे दोस्तों? द्रव्यमान को। तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। किससे बनाए जाएंगे? तांबे से। उसके बाद आते हैं आगे, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। इस पे खड़ा है, एक तराजू के ऊपर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तराजू की रीडिंग कैसी होगी? घट जाएगी। क्या होगी? तराजू की रीडिंग घट जाएगी। मतलब आप ऐसा मत सोचो कि जैसे आप एक तराजू के ऊपर खड़े हो, आप 50 kg की हो, तो आप जैसे ही सांस को अंदर की तरफ लोगे, हवा को अंदर की तरफ लोगे, तो आपको ये लगेगा कि हमने हवा को अंदर लिया तो आपका वजन बढ़ेगा, जबकि गलत होगा ये। ठीक है, जब आप सांस को अंदर की तरफ लोगे तो आपका वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या होगा? वजन घट जाएगा। किसी तारे का रंग, बहुत बार आ चुका है, रिपीट में क्वेश्चन, किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका तापमान। क्या प्रदर्शित करेगा दोस्तों? उसका तापमान। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। कितना होता है? 14.4 ग्राम। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां पर क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्या दोस्तों? यहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और आप बताइए कि कल्पक्कम कहां पर स्थित है? ये लास्ट क्लास में हमने किया है। उसके बाद आगे चलिए, ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है। क्या है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम? तो ये रहेगा, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी मॉलिक्यूलर रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। कहां पर है ये? तमिलनाडु में। उसके बाद आगे, एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? मतलब एक वास्तविक रियल गैस कौन सी होती है? जो प्रेशर हाई रखे और टेम्परेचर लो रखे। ठीक है, प्रेशर ज्यादा हो, टेम्परेचर लो हो, उसको बोलेंगे हम एक वास्तविक गैस, रियल गैस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे, और ये आइडल गैस के रूप में बन सकती है। क्या होगी ये? उस टाइम पे एक आइडल गैस बन जाती है जब प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन जिसको आप एफएम बोलते हो, में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत, यानी कि क्या रहेगा? तो इसमें जो आयाम होगा वो नियत रहता है, मतलब बदलेगा नहीं, परिवर्तन नहीं करेगा उसमें। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती?
तो ये होगी व्यतिकरण। कौन सी? व्यतिकरण। ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीले रंग ट्रांसमिट करती है। क्या करती है? ट्रांसमिट करती है नीले रंग को। उसके बाद अपमार्जक यानी कि साबुन, सर्फ, ठीक है, ये मिलाने पर पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इन सब मिलाने से क्या होगा? पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। गर्म करने से भी पृष्ठीय तनाव कम होगा। गर्म करने से क्या होगा दोस्तों? पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। ठीक है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी हार्ट के लिए होता है, हृदय के लिए। किसके लिए होगा दोस्तों? ये हृदय के लिए, हार्ट के लिए होता है ईसीजी। और ईईजी किसके लिए होता है? ईईजी। तो ईईजी दोस्तों होता है आपके मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए होता है। किसके लिए होगा? ब्रेन के लिए। उसके बाद आगे, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? तो कौन सा गुण है दोस्तों? प्रकाश में दिखता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं दिखेगा, तो ये होगा पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण। कौन सा होगा? पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण। उसके बाद आगे आता है कि वायु शीतलन यानी कि एयर कंडीशनर किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? कहां पर बेस्ट रहते हैं ये? तो ये रहेंगे गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। इनके लिए होते हैं दोस्तों ये गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होते हैं। आगे चलिए, वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो कैसे देखोगे आप? दूरबीन के साथ। किसके साथ देखते हो दोस्तों? दूरबीन के साथ देखते हो। क्लियर यहां तक? उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो समान चाल एवं प्रतिवर्ती वेग। समान चाल एवं प्रतिवर्ती वेग। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जब वाष्प दाब, ठीक है, वेपर प्रेशर वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव क्या होगा दोस्तों? उबलने लगेगा। क्या होगा? द्रव उबलने लगेगा। ठीक है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो समुद्र की लहरों में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? गतिज ऊर्जा, द्रव चलित ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं नॉन मैग्नेटिक कब होते हैं? वो क्यूरी तापमान के ऊपर। किसके ऊपर? क्यूरी तापमान के ऊपर। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती हैं? क्यों होती है वक्राकार? क्योंकि ये शोर का अवशोषण कर लेती है। क्या करेंगी? शोर का अवशोषण, जो भी फालतू की आवाज होती है उसको अवशोषित कर लेती है ये। ठीक है। उसके बाद आगे, कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है तो गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। कुल यांत्रिक ऊर्जा कैसी रहेगी दोस्तों? स्थिर बनी रहेगी। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। उसके बाद आगे चलिए, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना, ठीक है, और कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर थे जो, उन्होंने चंद्रशेखर सीमा दी थी, तारों से संबंधित है। ठीक है, तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। कब मिला? 1983 में। क्लियर? उसके बाद आगे, किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह होगा आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इनको कब मिला था? 1930 में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में किसने बताया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। उसके बाद आगे,
कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ। कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ, इस प्रकार से। ठीक है, आगे, जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है, क्योंकि ब्रश करते समय क्या होता है? बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। क्या होते हैं? बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। क्लियर है जी यहां तक? तो उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ऑलमोस्ट आपकी फिजिक्स कवर हो चुकी है इस क्लास तक। ठीक है, आपका एक टॉपिक बचता है लेंस से संबंधित, तो उसको जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपका ये सिलेबस जो अच्छा लगा, ठीक है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।